आज हम पढ़ेंगे आधुनिक गद्य में एक कहानी है वापसी कहानी। वापसी कहानी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, उसका पूरा आपको बताएंगे। इसमें जो गजेंद्र बाबू है उनका चरित्र चित्रण भी हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि क्या क्या हेडिंग होगा उनके चरित्र चित्रण में। उसके बाद जो आप है जिसमें मैंने अभी सब पूरी कहानी लिखी हुई है, आप वहीं से उनका चरित्र चित्रण उठा सकते हैं। जैसे गजेंद्र बाबू का अगर आपको चरित्र चित्रण लिखना है तो स्नेहशील व्यक्ति, भावुक व्यक्ति, सहनशील, आत्ममुखी, कर्मठ, कर्मनिष्ठा, मतलब इनके बारे में आप काफ़ी चीज़ ले सकते हैं। मतलब ये बहुत नरम स्वभाव के थे, काफ़ी चीज़ें इनके बारे में, बहुत सरल व्यक्ति थे। तो आज हम वापसी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा वापसी कहानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए, इन्हीं पे चर्चा करेंगे। इसी के अंदर आपका वापसी कहानी का जो है भाषा शैली सारा कुछ आ जाता है आप इसी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अवश्य पूरा पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वापसी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा वापसी कहानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर: उषा प्रियवाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में वापसी कहानी की भी गणना होती है। इस कहानी में लेखक द्वारा सेवानिवृत्त गजाधर बाबू की अपने ही घर में उपेक्षा का चित्रण किया गया है। कहानी का सार इस प्रकार है: गजाधर बाबू रेलवे विभाग में 35 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात जब वह रिटायर होकर घर में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहने के लिए उपस्थित होते हैं, चूँकि उन्हें छोटे स्टेशन पर रहना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तथा उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए एक पक्का मकान शहर में उन्होंने बनवा लिया था। तो आगे चलते हैं। अतः उनकी पत्नी और अपने बच्चों के साथ शहर में रहती थी, जबकि गजाधर बाबू सरकारी क्वार्टरों में रहते थे। सरकारी क्वार्टर में उनका नौकर गणेशी उनकी सेवा करता था। सेवानिवृत्त होने के पश्चात गणेशी उनका सामान बांध रहा था कि उन्होंने देखा कि गणेशी एक डिब्बा भी साथ में रख रहा है। पूछने पर उसने बताया कि उसकी पत्नी ने गजाधर बाबू की पसंद के बेसन के लड्डू दिए हैं। गजाधर बाबू को क्षण भर के लिए इस स्नेहशील व अदम्य भाव सारांश से दूर होने का दुख हुआ। तभी उन्होंने गणेशी से कहा कि उसे गहन तक अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए और यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो निश्चित उन्हें बता दे। अब गजाधर बाबू चलने की तैयारी करते हैं। सामान हटाए जाने के कारण अब वही क्वार्टर कुरूप दिखाई दे रहा था और उसके आंगन में लगे हुए पौधों को उन्होंने अपने पड़ोसियों व जान पहचान लोगों को दे दिया। तो इसमें है गणेशी उनके नौकर हैं। अगर प्रश्न आ जाए तो कि गजाधर बाबू का नौकर कौन था उनके क्वार्टर में, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि गणेशी उनका नौकर था। चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। उन्हें अपने परिवार के साथ बिताए दिन स्मरण हो उठे। जब वे परिवार के साथ थे तब ड्यूटी से लौटकर आने पर पत्नी उन्हें आग्रहपूर्व गरम गरम भोजन कराती, हुए बच्चों के साथ मनोविनोद करते। इन सभी मीठी यादों के साथ वे अपने घर पहुँचे। गजेंद्र बाबू बाहर से आए तो उन्हें अंदर से अपने बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वे भी उस हंसी में सम्मिलित होने के लिए कमरे में चले गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा नरेंद्र किसी फिल्म के अभिनेता के नृत्य की नकल कर रहा था। गजेंद्र बाबू की पुत्र वधू अर्थात उनके बड़े पुत्र अमर की पत्नी अपने तन बदन की शुद्ध बुद्ध खोकर उपयुक्त रूप से हंस रही थी तथा उनकी बेटी बसंती अमर के नृत्य को देखकर हंस रही थी। गजेंद्र बाबू के प्रवेश करते ही अमर चुपचाप बैठ गया। बहू अपने आप को संभाल कर खड़ी हो तथा बसंती ने अपनी हंसी दबाने का प्रयास किया। तो गजेंद्र बाबू जब वहाँ से अपने घर पहुँचते हैं अपने क्वार्टर से, तो बाहर जब रहते हैं तो उनको एक हंसी सुनाई देती है, तो वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद का ये चित्रण है। आगे चलते हैं हम। बच्चों के इस व्यवहार से उनके मन में व्यथ भर उठी। चाय मंगाने पर बसंती ने उन्हें फीकी चाय लाकर दे दी। तभी उनकी पत्नी पूजा पाठ करके बाहर निकली तो बसंती भी वहाँ से चली गई। पत्नी ने पूछा पर गजेंद्र बाबू ने दुखी मन से कहा, आखिर बच्चे ही तो हैं। नाश्ते का समय होने पर भी नाश्ता न मिलने से गजेंद्र बाबू को अपने नौकर गणेशी की याद आ गई, जो प्रत्येक स्थिति में उन्हें समय पर नाश्ता करवा देता था। तभी पत्नी की शिकायत से उनकी तन टूटी। पत्नी ने झूठे बर्तन देकर पहले नौकर को पुकारा, फिर पति की ओर उन्मुख होकर कहा कि सारी उम्र गुजर गई परंतु अब भी घर में काम में कोई हाथ नहीं बटाता। गजेंद्र बाबू ने पुत्री बसंती को शाम का भोजन बनाने तथा पुत्र वधू को सुबह का भोजन बनाने का भार सौंप दिया।
इस निर्णय को सुनकर बसंती ने जानबूझकर खराब खाना बनाया। नरेंद्र ने भोजन की शिकायत की तो अंततः गजेंद्र बाबू की पत्नी को भोजन बनाना पड़ा। तो जब गजेंद्र बाबू रिटायर होके आए तो घर का हालात मतलब काफ़ी ख़राब था, कोई किसी की सुनता नहीं था। तो उन्होंने अपनी पुत्रवधि और बहू को दोनों को बोला, चलो आगे पढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ। चूँकि गजेंद्र बाबू का घर छोटा था, अतः उन्होंने बैठक में ही सोने का प्रबंध कर लिया था, जबकि उनकी पत्नी अचारों के बर्तन, दाल चावल, घी के तरसर आदि के भरे छोटे से कमरे में रहती थी। एक कमरा अमर व उसकी बहू के पास था। एक दिन गजेंद्र बाबू ने पत्नी को खर्च कम करने की बात कही, क्योंकि अब उन्हें वेतन के स्थान पर पेंशन मिलेगी, जो कि निश्चय ही कम थी। पत्नी ने पति के मनोभाव को समझे बिना ही कहा दिया कि अब वह किसका पेट काटे। जमा जोड़ करते करते वह बूढ़ी हो गई, परंतु उसने कभी ना तो मन का पहना न ओढ़ा। पत्नी के ये शब्द सुनकर गजेंद्र बाबू आहत हो उठे। उन्हें पत्नी के उस रूप लाओ का श्रवण हो उठा जो उनकी कल्पना में था। तभी रसोइया में कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर पत्नी रसोई में गई तथा वहां बिल्ली द्वारा दाल की पतीली गिराई जाने व बहू द्वारा तरकारी व पराठे से सारा घी समाप्त कर देने के कारण भारी मन से वापस गजेंद्र बाबू की बैठक में आ गए। तो यहाँ पर जब गजेंद्र बाबू ने अपने पत्नी को बोला कि खर्चा कम करो, तो उन्होंने उनको उल्टा जवाब दिया, जो उनको आहत पहुँचाया। आगे चलते हैं। उसके बड़बड़ाने से दुखी होकर गजेंद्र बाबू सोने का प्रयत्न करने लगे। अगली शाम बसंती जब अपनी सहेली शीला के घर जाने के लिए निकलने लगी तो गजेंद्र बाबू ने उसे जाने से मना कर दिया। उस दिन से वह अपने पिता से बची बची रहने लगी। तो गजेंद्र बाबू उसके व्यवहार से दुखी हो उठे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि उनका बेटा अमर अलग मकान में रहने का विचार कर रहा है। पूछने पर पता चला कि उनके बैठक में रहने के कारण अब अमर के दोस्त उनके घर नहीं आ सकते तथा उसकी पत्नी अपनी सास के तानों से दुखी है। उन्होंने अमर को जल्दबाजी में कोई निर्णय न लेने का सुझाव दिया। अगली सुबह जब वे सैर करके लौटे तो उन्होंने बैठक में अपनी चारपाई दिखाई नहीं दी। उन्हें अपनी बैठक में चारपाई दिखाई नहीं दी। वह उनकी पत्नी के तंग कमरे में लगा दी गई थी। थके मंदी गजेंद्र बाबू ने कपड़े उतारे व वहीं चारपाई पर लेट गए। उन्हें अपना सरकारी क्वार्टर याद आने लगा। उनके कार्यों में सास बहू की झड़प की नकल पर बाल्टी की आवाज़ सुनाई देने लगी। उन्होंने अब परिवार के किसी भी कार्य में अपना सुझाव व विचार न देने का निर्णय कर लिया। नरेंद्र को बिना पूछे पैसे दे दिए। शीला के घर से रात के समय लौटी बसंती को भी उन्होंने कुछ न कहा। पत्नी ने उनके इस व्यवहार की सराहना की तो वे पूरी तरह से आहत हो उठे। उन्हें लगा कि वे पत्नी व बच्चों की दृष्टि में केवल आय का स्रोत हैं। परंतु एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी की शिकायत सुनकर नौकर को हटा दिया। दफ्तर से लौटते अमर को उसकी पत्नी ने विशेष स्वर में इस घटना के बारे में बताया। अमर व बसंती दोनों ने पिता के इस निर्णय का विरोध किया। पिता को बूढ़ा आदमी कहकर अमर भुनभुनाने लगा, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि आज गजेंद्र बाबू टहलने नहीं गए हैं तथा वे अंदर कमरे में ही हैं। शाम को पत्नी ने उन्हें कमरे में देखा तो वह सिटपिटी हो गई। एक दिन गजेंद्र बाबू ने घर में आकर बताया कि उन्हें सेठ रामजी माल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है और चूंकि उन्हें दूर रहना पड़ेगा तो उन्हें पत्नी के साथ रहने के लिए आग्रह किया। पत्नी ने बड़ी गृहस्थी व सयानी लड़की का बहाना लेकर आने जाने से मना कर दिया। जिस दिन उन्होंने मिल के लिए घर छोड़ा उस दिन नरेंद्र ने तत्पर से उनका सामान बांधा और वे रिक्शा पर बैठाकर एक दृष्टि अपने परिवार पर डालकर चले गए। उनके जाते ही अमर की पत्नी ने सिनेमा देखने की बात कही। बसंती ने भी साथ चलने की जिद की। गजेंद्र बाबू की पत्नी ने आकर नरेंद्र से कहा कि वह अपने बाबूजी की चारपाई उनके कमरे से बाहर निकाल दें, क्योंकि उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो ये कहानी एक मतलब रिटायर का है। वो रेलवे स्टेशन पे काम करते थे। उनके साथ उनके घर वाले जो है मतलब दुर्व्यवहार, मतलब उनका पसंद नहीं लगा उनके घर में रहना।
मतलब अगर वो पैसा दे रहे हैं तो सही है, बाकी अगर उनके घर के बारे में बहुत गलत था। तो यही ये कहानी आगे